तो मुझे लगता है कि जो ये टाइम ड्यूरेशन है, लेकिन देखो हमें 25 को इकोनॉमी की टेस्ट सॉल्व करनी है। वहां से लेके अगर आप 30 नवंबर तक भी देखोगे तो आपके पास सफिशिएंट टाइम है, और इससे पहले हमने एनवायरनमेंट पढ़ा है। और जो न्यू लोग हैं वो थोड़ा सा टाइम एक्सटेंड कर सकते हैं और ले भी सकते हैं। तो चलो देखते हैं सिलेबस। सिलेबस हमें हेल्प करता है कि कैसे पढ़ना है। आपको पता है PYQ अगर आप देखोगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनवायरनमेंट के, और इसका वेटेज अगर प्रीलिम्स में अगर 2024 में देखोगे ना, तो ओनली एनवायरनमेंट की बात कर रही हूँ मैं। यहाँ पे आपको 10 क्वेश्चंस यहीं से मिलेंगे, आप एनवायरनमेंट से ही मिलेंगे आपको। तो PYQ देखना बहुत जरूरी होता है, इससे हमें पता चलता है कि कौन से एरिया पे ज्यादा फोकस देना है। हम PYQ की टेस्ट सीरीज जो है, मतलब उसका एक्सप्लेनेशन, उसकी थीम्स, क्वेश्चंस, ये सब हम देखने वाले हैं। मैं आई थिंक दिसंबर से मैं स्टार्ट कर दूंगी वैसे ही। तो वो इम्पोर्टेंट होता है। जैसे PYQ की थीम होती है, आपको पता है बायोस्फीयर, ठीक है, बायोस्फीयर ले लो, नेशनल पार्क ले लो, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो होती है, ये एरिया और इससे रिलेटेड अगर आप बायोस्फीयर जो होता है कितने हैं इंडिया में, ये हमें पता होना चाहिए। और नेशनल पार्क जो होते हैं कौन से स्टेट में है, कौन से डिस्ट्रिक्ट, 2 डिस्ट्रिक्ट के बीच में है या 1 डिस्ट्रिक्ट में ही है, इसमें कौन से टाइप के एनिमल्स रहते हैं, उनका आईयूसीएन स्टेटस क्या है, फिर इससे कोई और इसमें मतलब कितनी सारी वाइल्ड लाइफ को मिला के एक नेशनल पार्क बनाया गया है, ये भी आपको पता होना चाहिए। मतलब इस तरह से कब पता चलेगा, जब आप PYQ को अच्छे से स्टडी करोगे तो आपको पता चलेगा, ठीक है। और नेक्स्ट बात ये है कि यहाँ पे कौन सी रिवर पास कर रही है इस नेशनल पार्क से, और कहाँ से उसका ओरिजिन हो रहा है, या वो ट्रिब्यूटरीज मिला के जा रही है बीच में से। तो इस तरह से हमें पढ़ना होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हर साल क्वेश्चन आते हैं इससे, तो इसको स्किप नहीं किया जा सकता, इसको अच्छे से पढ़ना होता है। और इनको, ये जो नेशनल पार्क है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, बायोस्फीयर रिजर्व है, इनको कौन डिक्लेयर करता है, किस एरिया को नेशनल पार्क बनाना है, ये कौन डिसाइड करता है, और किस क्राइटेरिया के बेसिस पे डिसाइड होता है, ये बेसिक चीजें हैं। कौन से एक्ट के अंदर आते हैं, ये बेसिक चीजें हैं। ये आप पढ़ोगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा, और इसके मार्क्स आने के चांसेस भी है, ठीक है। तो ये थीम हो गई, बायोस्फीयर रिजर्व, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये थीम हो गई, ठीक है। वैसे ही इकोलॉजी सेक्टर से भी क्वेश्चन आते हैं। अगर आप करंट अफेयर से रिलेट करोगे तो बहुत सारे टेक्नोलॉजी, अगर पोल्यूशन, मान लीजिए पोल्यूशन है, ठीक है, यहाँ पे बहुत ज्यादा खिचड़ी हो रही है, 1 मिनट में इसको हटा देती हूँ। अब देख लो। तो यहाँ पे पोल्यूशन है, पोल्यूशन से काफी सारी टेक्नोलॉजी आती है, तो वो आपको पढ़ना है। जैसे कि अभी दिल्ली में पोल्यूशन बहुत चल रहा है, एयर क्वालिटी इंडेक्स है, उसके अंदर कौन से जो टॉक्सिक पोल्यूटेंट आते हैं। पोल्यूटेंट भी कितने टाइप के होते हैं, प्राइमरी पोल्यूटेंट होता है, सेकेंडरी पोल्यूटेंट होता है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। और पोल्यूशन से रिलेटेड जो भी पेरिस एग्रीमेंट हुआ है, हमारी मतलब जो भी प्रोटोकॉल्स है, जैसे कि क्योटो प्रोटोकॉल है, मिनामाटा है, ये पोल्यूटेंट से रिलेटेड, मतलब ये सब पोल्यूशन से रिलेटेड है। तो इसको अच्छे से प्रिपेयर करना है, और इससे रिलेटेड करंट में जो भी चीजें रही है उसको भी अच्छे से करके जाना है। अगर जैसे कि बायोचारकोल जो था, बायोचारकोल, उसके ऊपर पे क्वेश्चन पूछा गया था यूपीएससी में, क्योंकि वो न्यूज में थी। आपको टेक्नोलॉजी के बारे में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं अगर वो न्यूज में रहे हो तो इसीलिए मतलब PYQ देखो, आपको थीम पता चल जाएगी, क्योंकि पोल्यूशन तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप PYQ उठाओगे तो आपको पता चलेगा कि कितना इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर हर साल क्वेश्चंस आते हैं, चाहे वो टेक्नोलॉजी से इससे रिलेटेड आए, या फिर ऐसे ही मतलब किसी पोल्यूटेंट्स के बारे में पूछा गया हो कि ये पोल्यूटेंट कौन सी कैटेगरी में आता है, इससे कौन से डिसीज हो सकते हैं, कितना हार्मफुल है। तो ये सब आपको प्रिपेयर करके जाना है। मतलब पोल्यूशन जो चैप्टर है, टॉपिक बोलो आप उसको, तो वो आपको कंप्लीटली करके जाना है। तो चलो, जो टेस्ट में हमें सिलेबस दे रखा है उसके बारे में हम पढ़ते हैं। पहले तो ये सोर्स है, यहाँ पे आपको जो देख रहा है ना, ये सोर्सेस है कि कहाँ से पढ़ना है।
तो पहले तो एनसीईआरटी जो बायोलॉजी की 12th की एनसीईआरटी है उसमें यूनिट मतलब चैप्टर जो है 10 यूनिट है, चैप्टर 13, 14, 15, 16 ये आपको पढ़ने ही पढ़ने, इससे आपकी क्लैरिटी आ जाएगी, मतलब जो भी आपका बेस है वो तैयार हो जाएगा। एनसीईआरटी केमिस्ट्री की जो है उसमें से आपको मैंने जैसे पोल्यूटेंट्स के बारे में बताया था वो आपको वहां पे थोड़ा सा मिल जाएगा। 11th की केमिस्ट्री पार्ट 2 उसमें चैप्टर 14 आपको अच्छे से करना है, उसको बिल्कुल स्किप नहीं करना है। ये जो मैं आपको बता रही हूँ इसको बिल्कुल स्किप नहीं करना है, अच्छे से करना है। और एनवायरनमेंट की एजुकेशन 9th और 10th की जो ये आईसीएसई की जो बुक है तो उसको करना है। ये बेसिक चीजें हैं, ये बेसिक बुक्स है। और क्वेश्चन आप देखोगे ना तो आपको अगर बेसिक से कोई क्वेश्चन पूछा जाता है ना तो आपको एनसीईआरटी से ही मिलेगा, भले ही वो थोड़ी लैंग्वेज थोड़ी चेंज होगी लेकिन क्वेश्चन तो यहीं से आते हैं। तो ये आपका बेस है, इसको स्किप मत करना। बाकी तो आगे हम पढ़ेंगे। शंकर आईएएस के बारे में यहाँ पे नहीं दिया है क्योंकि ये विजन का है, तो उन्होंने अपना विजन का वैल्यू एडिशन मटेरियल के बारे में बताया। और ये क्विक रिवीजन मॉड्यूल जो है उनका एनवायरनमेंट का उसके बारे में यहाँ पे उन्होंने दिया है। और काफी लोग तो शंकर आईएएस भी पढ़ते हैं, ठीक है। मेरे पास भी बुक है उनकी शंकर आईएएस की। तो आप ये देखो, ये मैंडेटरी नहीं है, बट अगर आपके पास कोई और यही बुक है तो इसमें से आप पोल्यूशन वाला जो टॉपिक है और जो बेसिक इकोलॉजी एनवायरनमेंट जो है तो वो आप वहां से पढ़ सकते हो। बायोडाइवर्सिटी और ये सब यहाँ से पढ़ सकते हो, ठीक है। बाकी मैं तो हाईली आपको रिकमेंड यही करूंगी कि एनसीईआरटी को बिल्कुल स्किप ना करें, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड भी यही है तो इसी अकॉर्डिंग मैं बता रही हूँ आपको कि आप एनसीईआरटी को बिल्कुल स्किप ना करें, ठीक है। ये सोर्सेस हो गए। और देखते हैं टेस्ट में कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आने वाले हैं। तो यहाँ पे उन्होंने बेसिक मतलब टॉपिक जनरल बताया और यहाँ पे जो है वही टॉपिक डिटेल में बताया। देखो मैं आपको बताती हूँ कि इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट, बेसिक कंसेप्ट, कंपोनेंट ऑफ द इकोलॉजी एंड इकोसिस्टम। तो यहाँ पे वही है, एनवायरनमेंट एंड कंपोनेंट, इकोलॉजी एंड फंक्शन ऑफ एन इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम में कौन से आते हैं? टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम आती है, एक्वेटिक इकोसिस्टम आती है। टेरेस्ट्रियल का मतलब होता है जमीन पे जो भी इकोसिस्टम होता है, जो भी पेड़ पौधे और उसके अंदर एनिमल जो भी रहते हैं तो उसको टेरेस्ट्रियल बोला जाता है, मतलब जमीन पे होता है। और एक्वेटिक मतलब जो कि ओशियन में रहते हैं एनिमल्स, पौधे जो भी है वो सब एक्वेटिक इकोसिस्टम में आते हैं। देखो मैंने बोला था ना ये कंपोनेंट्स की बात कर रहा है, तो एनवायरमेंटल प्रॉब्लम यही कंपोनेंट्स है। एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स क्या क्या है? क्लाइमेट चेंज है, एसिडिफिकेशन क्या होता है, यूट्रोफिकेशन, इसमें कौन से मतलब एसिडिफिकेशन किस वजह से होता है, यूट्रोफिकेशन किस वजह से होता है, ये आपको यहाँ पे देखना है। और मिनरल्स, इनसे रिलेटेड किस मिनरल्स की वजह से होता है ये भी आपको पता होना चाहिए। ओजोन डिप्लीशन ये भी ये ग्लोबल वार्मिंग में आता है, तो ये इसके उन्होंने यहाँ पे बेसिक मतलब डिटेल में बताया है। मिटिगेशन स्ट्रैटेजी, अगर ये सब कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे हैं तो इसको कैसे हम मिटिगेट कर सकते हैं, मतलब इसको इसके लिए क्या उपाय ला सकते हैं और क्या लिए गए हैं वो भी हमें पढ़ना है। और ये आपको मोस्टली ना ये आपको करंट से रिलेटेड करोगे तो बहुत बेनिफिट होगा। इंडिया एंड क्लाइमेट चेंज, तो ये वैसे तो ये मेंस के पर्सपेक्टिव से भी इम्पोर्टेंट है, प्रीलिम पर्सपेक्टिव से भी इम्पोर्टेंट है, तो हम दोनों के अकॉर्डिंग देख रहे हैं। अब यहाँ पे देखो इन्होंने क्लाइमेट चेंज, ओजोन डिप्लीशन के बारे में मतलब ब्रीफली बताया है। यहाँ पे एनवायरमेंटल इश्यूज, पोल्यूशन है, तो ये एनवायरमेंटल इशू है तो उसके बारे में यहाँ पे डिटेल में उन्होंने बताया है। एक मिनट, ये है पोल्यूटेंट्स। एनवायरमेंटल पोल्यूशन में पहला पोल्यूटेंट, फिर एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन तो काफी इशू चल रहा है क्योंकि दिल्ली में इस बार लोग तो इवन ये भी बोल रहे थे कि आप कैपिटल शिफ्ट करवा दो, ठीक है। वाटर पोल्यूशन है, जो पानी में पोल्यूशन, बहुत सारी हमारी रिवर्स कितनी गंदगी हो रही है, इतने कैंपेन चल रहे हैं फिर भी हमारे वाटर पोल्यूशन हट नहीं रहा है। सॉइल पोल्यूशन है, नॉइज पोल्यूशन है, रेडियो एक्टिव पोल्यूशन है, ई वेस्ट। और ये इसके सोर्सेस से कहाँ से आते हैं, मतलब ये पोल्यूशन कहाँ से आता है, ये सोर्सेस इसके आपको पता होना चाहिए। ई वेस्ट और इसकी वजह से क्या प्रॉब्लम्स होती है। देखो सॉइल जो पोल्यूशन होता है, सॉइल का पोल्यूशन किस वजह से होता है और उसके इफेक्ट क्या है, कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, ये कैसे हार्म करता है ह्यूमन के ऊपर, और उसकी जो यील्ड होती है, सॉइल से हम क्या प्रोड्यूस करते हैं, अनाज उगाते हैं, तो उसकी यील्ड के ऊपर क्या
इसका दुष्प्रभाव पड़ता है वो आपको देखना है। ठीक है, इस तरह से पढ़ना है। और आप जैसे ही PYQ पढ़ोगे तो आपको ये रियलाइज होगा कि क्या कैसे पढ़ना है। ठीक है, और यहाँ पे सॉलिड वेस्ट की बात की है। सॉलिड वेस्ट क्या होता है, ई वेस्ट क्या होता है, और बायो रिमेडिएशन टेक्नोलॉजी मतलब टेक्निक्स है। तो ये बिल्कुल नहीं भूलना है, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है, यूपीएससी ने ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा है इसके ऊपर। ठीक है, तो ये एनवायरमेंटल पोल्यूशन हुआ। अब हम यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी, फ्लोरा एंड फौना, तो यहाँ पे डिटेल में दे रखा है। तो बायोडाइवर्सिटी में क्या क्या आता है, ये इंपॉर्टेंट है, ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं बता रही हूँ आपको, पोल्यूशन को बिल्कुल स्किप नहीं करना है। फिर बायोडाइवर्सिटी और उनका कंजर्वेशन के लिए जो हम बायोस्फीयर है, नेशनल पार्क्स है, वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज आती है। तो ये सब इम्पोर्टेंट टॉपिक में यहाँ पे इनको बिल्कुल स्किप नहीं करना है। और आपको इकोलॉजी के बारे में बेसिक टर्म जो होती है इससे रिलेटेड, ये भी बिल्कुल आपको स्किप नहीं करना है। ठीक है, तो ये जो मैंने यहाँ पे आपको बताया है इनको बिल्कुल स्किप ना करें। और जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है इससे रिलेटेड, इंटरनेशनल जो भी कमिटी हो, एग्रीमेंट हो, और जो भी क्या बोलते कन्वेंशन भी होते हैं। ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की बात हुई, कन्वेंशन और एग्रीमेंट जो भी होते हैं, तो इसको बिल्कुल स्किप नहीं करना है, यहीं से क्वेश्चंस आते हैं। तो देखो बायोडाइवर्सिटी देख रहे थे हम। बायोडाइवर्सिटी में बेसिक कंसेप्ट्स, प्लांट, एनिमल डाइवर्सिटी, मराइन ऑर्गेनाइजेशन मराइन ऑर्गेनिजम्स, थ्रेट टू बायोडाइवर्सिटी, प्रोटेक्टेड एरिया जैसे कि नेटवर्क, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी, बायोस्फीयर रिजर्व्ड एंड प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, कंजर्वेशन एंड कम्युनिटी रिजर्व। क्वेश्चन आए हैं इससे। विलेज, पंचायत, फॉरेस्ट, प्राइवेट प्रोटेक्टेड एरियाज, कंजर्वेशन एरियाज। तो ये बिल्कुल स्किप ही नहीं करना है। मैंने बोला ना बायोडाइवर्सिटी वाला चैप्टर आपको स्किप ही नहीं, इसमें जो आपको ये सब टॉपिक दिख रहे हैं ना, बेसिक कंसेप्ट बायोडाइवर्सिटी रिलेटेड जो भी बेसिक कंसेप्ट है उसको क्लियर करना है। एनिमल प्लांट डाइवर्सिटी, मराइन ऑर्गेनिज्म, ये मराइन और ये जो प्लांट होते हैं, जैसे कि इवन आपको हमेशा क्वेश्चन दिखाई देते हैं बर्ड, ये बर्ड स्पेसी है या प्लांट स्पेसीज है, स्पीच। अगर आपको ये स्पेसीज अगर न्यूज में दिखती है ना, तो उसको एक नोट्स के तौर पे बना के रख लेना। पूरा मंथली मैगजीन से ले लो, या फिर लास्ट में अगर 365 जो आता है प्रीलिम्स का, पीटी का, तो उसमें से आप कलेक्ट करके उसको बार बार देखोगे तो याद रह जाएगा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन एफर्ट्स। इंडियन बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन एफर्ट्स, क्या इंडिया में कंजर्वेशन एफर्ट्स लिए हैं, तो ओवरऑल भी आपको देखने हैं। बायो प्रोस्पेक्टिंग, बायो सेफ्टी, बायो पायरेसी, ये बेसिक कंसेप्ट है, इसको आपको अच्छे से डिटेल में देखना है कि ये होते क्या है, बायो पायरेसी होती क्या है, बायो सेफ्टी क्या होती है, और बायो प्रोस्पेक्टिंग क्या होता है। तो ये आपको डिटेल में देखना है। नेक्स्ट है हमें यहाँ पे देखना है कंजर्वेशन एफर्ट्स इंडिया एंड वर्ल्ड में, क्या कंजर्वेशन एफर्ट्स लिए हैं। इंस्टीट्यूशनल ऑर्गेनाइजेशनल मैकेनिज्म, इंस्टीट्यूशनल, ठीक है, UNFCCC है, आपको तो पता है ये। तो इस तरह की जो ऑर्गेनाइजेशंस होती है तो उसके बारे में आपको डिटेल में, इनका हेडक्वार्टर आपको पता होना, इनका काम क्या है, इस तरह से आपको पता होना चाहिए। एनवायरमेंटल एक्ट्स, जैसे कि हमारा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो है 1971 है। तो इस तरह से एक्ट, फॉरेस्ट एक्ट है। फिर कम्युनिटी रिजर्व वाली चीजें जो होती है उसके कम्युनिटी, और जो क्या बोलते हैं उसको कम्युनिटी, और एक मिनट, यहाँ पे हमने देखा था कंजर्वेशन वाला जो टॉपिक था वहां पे, हाँ, कंजर्वेशन एंड कम्युनिटी रिजर्व, जो कंजर्वेशन और कम्युनिटी रिजर्व जो होते हैं तो उनके बारे में हमें देखना है।
ठीक है। पॉलिसीज, एनवायरमेंटल एक्ट्स एंड पॉलिसीज हो गए। पॉलिसीज क्या क्या है? एनवायरमेंटल कन्वेंशंस, अभी मैंने बताया था आपको ऊपर की ये सब चीजें इंपॉर्टेंट है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग एंड इम्पैक्ट असेसमेंट, तो ये चीजें आपको इम्पोर्टेंट है। इन्होंने भी वही टॉपिक दे रखे हैं जो मुझे फील लगता है कि ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, और इसी के ऊपर टेस्ट है जो कि सॉल्व करने वाले हैं हम 1 दिसंबर में। ठीक है। और 30 जो है 30 नवंबर के इवनिंग में मैं आपको ये टेस्ट प्रोवाइड कर दूंगी टेलीग्राम चैनल पे। ठीक है। और उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी प्रोवाइड करती हूँ, आप वहाँ पे ज्वाइन करना। और प्लीज हो सकता है कि मुझे डेली टॉपिक वाइज देना मुश्किल हो जाएगा, लेकिन मैं कोशिश करूंगी कि डेली टॉपिक आपको प्रोवाइड करूं टेलीग्राम चैनल पे, तो आप फॉलो करें प्लीज। क्योंकि देखो, मैं हमेशा कहती हूँ कि 75% जो है चांसेस प्रीलिम्स क्लियर करने के, तो वो होते हैं आपके स्टैटिक्स पोर्शन से। जैसे सब्जेक्ट है पॉलिटी इम्पोर्टेंट है, फिर इकोनॉमिक्स, यहाँ से ये वेटेज वाले बहुत ज्यादा वेटेज है इनका। फिर वो आता है एनवायरमेंट, फिर आता है ये पॉलिटी हो गया, इकोनॉमी, एनवायरमेंट एंड ज्योग्राफी। बाकी का फिर आर्ट, कल्चर, जो हिस्ट्री है वो कंट्रीब्यूट करता है, लेकिन ये हाईली वेटेज वाले टॉपिक्स हैं, सब्जेक्ट है। ज्योग्राफी, एनवायरमेंट, इकोनॉमी एंड पॉलिटी भूल के भी भूलना नहीं है। ठीक है। इनको बेसिक कंसेप्ट आपको वहां पे आपकी कोई गलती होने की गुंजाइश ही नहीं होनी चाहिए। जो भी स्टैटिक्स में जो भी आता है ना पॉलिटी में, आपको बिल्कुल क्लियरली आना चाहिए। यहाँ पे क्वेश्चन गलत होना नहीं चाहिए, आपके क्वेश्चन गलत होने ही नहीं चाहिए इन सब्जेक्ट्स में। तो इतना अच्छे से प्रिपेयर करो आप सब्जेक्ट को। ठीक है, स्टैटिक्स पोर्शन को। बाकी आपको रेस्ट जो है वो करंट अफेयर्स में आता है 25%, तो 75% ये वाला है। तो आपके कंसेप्ट और आपकी कमांड इतनी अच्छी होनी चाहिए, एटलीस्ट इन सब्जेक्ट पे तो होनी ही होनी चाहिए। ठीक है। अगर किसी का इकोनॉमी वीक है तो प्लीज स्ट्रॉन्ग करें, क्योंकि हर साल यहाँ से आपको 10 से 15 क्वेश्चन आपको यहाँ से ही दिखाई देंगे। हर साल आप कितना भी कोशिश कर लो, कम से कम यहाँ पे मैं तो एटलीस्ट 10 या 15 बोल रही हूँ, बट कभी कभी 20 भी क्वेश्चन आए हैं, कभी कभी 21, 22 भी आए हैं। तो इसको लोग बोलते हैं कि इकोनॉमिक्स हमारा वीक है, तो बस इसको स्ट्रॉन्ग करो। और आपको मृणाल सर का इजी है इकोनॉमिक्स वाला, बट अगर आपको ज्यादा लेंदी लगता है तो विवेक सिंह सर है, उनका पढ़ लो आप, बहुत सिंपल लैंग्वेज में उन्होंने बताया है। ठीक है। तो हम अभी स्टार्ट करेंगे। कब से तक करोगे? 25 नवंबर से आप स्टार्ट कर देना। बिल्कुल मैं आपको एक्सटेंड नहीं करने देना चाहती। 26 से भी अगर जिन्होंने पढ़ा है वो स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन जो न्यू है वो 25 से ही स्टार्ट करो तो बेहतर रहेगा। ठीक है। अगर आपको कोई भी और क्वेरीज हैं तो आप मुझे टेलीग्राम चैनल पे पूछ सकते हो। और मैपिंग के लिए भी मैं यही बोलूंगी आपको, मैपिंग हम कहाँ से करेंगे? करंट अफेयर्स में जो भी कंट्री वर्ल्ड की मैपिंग होती है यहाँ पे, उसमें से क्वेश्चंस आते हैं। और दूसरा है हमारी इंडिया से जो होती है, जो भी चीजें इंडिया की न्यूज में रहती है उससे रिलेटेड अगर मैपिंग आती है, मतलब प्लेसेस होते हैं ना, प्लेसेस जो न्यूज में रहे हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं मैपिंग में। तो वर्ल्ड में जो भी कंट्रीज न्यूज में रही है, जो भी कंट्रीज के प्लेसेस न्यूज में रहे हैं, तो उसकी मैपिंग हम करेंगे। और मैं पूरा के पूरा एक वीडियो ही अच्छे से बना दूंगी, जो भी आज तक के करंट अफेयर्स हुए हैं। हम करंट अफेयर्स अप्रैल से ले रहे हैं, अप्रैल से लेके एटलीस्ट नवंबर, मतलब दिसंबर में लाऊंगी मैं। तो ये नवंबर, अप्रैल से लेके नवंबर के जो भी प्लेसेस न्यूज में रहे हैं, छोटी मोटी कंट्री कोई भी रहेगी, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं लगता वो भी, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। क्योंकि मैंने लास्ट टाइम देखा है जितने भी मैंने मैपिंग के क्वेश्चंस किए करवाए थे, मतलब प्लेसेस करवाए थे, उसमें से 3 क्वेश्चन तो ऐसे थे कि वही से आए थे डायरेक्टली। तो मैं इसके ऊपर फोकस करूंगी इस बार, और अच्छे से करेंगे। जो भी क्वेश्चंस आए उसको हम क्लियर कर सकें, मतलब उसको हम सॉल्व कर सकें। ठीक है। तो इतना ही है। अगर आपकी और भी कोई क्वेरी है तो मुझे आप टेलीग्राम चैनल पे पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। प्लीज रिलीजियसली पढ़िए, दोबारा नहीं आता है।
और इतना हमारे पास टाइम भी नहीं है कि हम अपनी गलतियां कर करके फिर जाके हम सॉल्व मतलब क्लियर करें यूपीएससी। इतना टाइम नहीं है, जिंदगी बहुत छोटी है ऐसे कहते हैं लोग, लेकिन लिटरली टाइम कब हाथ से निकल जाता है ना पता ही नहीं चलता। तो प्लीज अच्छे से रिलीजियसली पढ़िए, ठीक है। तो इतना ही आज के लिए, धन्यवाद।